आज का जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा पैनक्रियाज के बारे में, है ना। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम चल ही रहा है तो हम बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में कि पैनक्रियाज क्या करता है ना। तो ये पैनक्रियाज जो है बेटा, इस तरह से मैंने इसका यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, ठीक है ना। ये पैनक्रियाज पर जिस तरह से इसका डायग्राम है, कुछ इस तरह से इसका डायग्राम है, तुम्हें जो है रियल इसका जो है दिखा देता हूँ, है ना, कि पैनक्रियाज किस तरह से होता है। ये है बेटा पैनक्रियाज, है ना, ये है पूरा का पूरा पैनक्रियाज, ठीक है। ये देख लीजिए, आगे से देख लीजिए, पीछे से देख लीजिए। ऐसा मत सोचना कि जो है ये क्या है, नकली है, ये रियल का पैनक्रियाज है बेटा। देखो यहाँ से जो है ब्लड भी निकल रहा है ना। ये ताजा ताजा पैनक्रियाज है। ताजा ताजा का मतलब ऐसा नहीं कि जो है तुम बोल रहे हो भाई इस सर ने जो है किसी का मर्डर तो नहीं कर लिया, अभी किसी से निकाल तो नहीं लिया, ये चीज ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। ये है पूरा का पूरा जो है पैनक्रियाज, देख लिया, ठीक है। तो इसके बारे में आज हमने पढ़ना है कि ये पैनक्रियाज क्या है, इसका क्या फंक्शंस है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्या हेल्प करता है और किस तरह से हेल्प करता है, ठीक है ना। तो हम इसको रख देते हैं, पढ़ते हैं आगे कि ये जो है क्या काम करता है, क्या किस तरह से ये हेल्प करता है ना पैनक्रियाज। हम बात कर रहे हैं बेटा पैनक्रियाज जो है इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्सो मतलब होता है एंडो प्लस एक्सो, इसको दोनों इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पैनक्रियाज को जो है हम बात कर रहे हैं, इस पैनक्रियाज को जो है बेटा मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। कॉर्ड मिक्सोक्राइन ग्लैंड हम बोल रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉर्ड, हाँ लिख देते हैं, कॉर्ड मिक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको जो है मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। मिक्सो का मतलब होता है बेटा मिक्स ऑफ, मिक्सो का मतलब होता है मिक्स। अब वो मिक्स किस किस का है, मिक्स किस किस का, ये जो है दो फंक्शन शो करता है बेटा। मिक्स मतलब यानी कि एक फंक्शन से एक्सोक्राइन फंक्शन होता है इसका, एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शंस करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शंस करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शंस करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शंस करता है, यानी कि ये दोनों तरीके से जो है फंक्शंस कर रहा है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शंस भी कर रहा है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शंस कर रहा है। अब इसको समझ लेते हैं कि एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है, एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है, एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है ना। ये दोनों ही फंक्शन शो करता है, इस वजह से इसको मिक्सोक्राइन कहते हैं। अब एक्सोक्राइन क्या है, तो एक्सोक्राइन अगर पोर्शन हम इसका देखें तो एक्सोक्राइन पोर्शन इसका होता है बेटा 97% से लेकर 97% से लेकर जो है यहां पर होता है 99% तक इसका ये हम बोलते हैं, कंसीडर करते हैं कि भाई जो पैनक्रियाज है उसका एक्सोक्राइन पोर्शन जो होगा वो 97 से लेकर 99% तक होगा, और जो एंडोक्राइन होगा वो जो है कितना बच गया फिर 1% से लेकर 3% तक जो है यहाँ पर जो है एंडोक्राइन फंक्शन से शो करता है ना। तो एक्सो का मतलब, एक्सोक्राइन क्यों हम बोलते हैं, एंडोक्राइन क्यों हम बोलते हैं, एक्सो का मतलब होता है बेटा कि ऐसी ग्लैंड जिसमें ट्यूब प्रेजेंट होती है, जो विद ट्यूब के साथ होती है, जो अपना सिक्रीशंस ट्यूब में देती है। यानी कि कोई भी ग्लैंड अगर कोई हार्मोन्स, कोई एंजाइम्स का सिक्रीशंस करती है, कोई केमिकल का सिक्रीशंस करती है, ठीक है, तो वो सिक्रेट किसी ट्यूब के द्वारा करे। मान लीजिए एक्सो, मैं बोल रहा हूं ये है, ये कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो इसमें क्या है, ट्यूब प्रेजेंट है, इसमें क्या है, ट्यूब प्रेजेंट है ना। तो वो जो है सिक्रीशन जो दे रहा है वो ट्यूब के थ्रू दे रहा है, और फिर जाके वो सिक्रीशंस कहां पर मिल रहा है, ब्लड में। ये क्या है बेटा, ब्लड है, यानी कि ब्लड में मिल रहा है वो सिक्रीशन, तब जाके उसमें क्या प्रेजेंट होती है, ट्यूब। तो हम बोलेंगे ये जो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो विद ट्यूब होती है, क्या होती है, विद ट्यूब, इस वजह से हम एक्सोक्राइन बोलते हैं। और एंडोक्राइन क्या मतलब होता है, विदाउट ट्यूब, यानी कि मान लीजिए कोई ग्लैंड है इस तरह से और उसमें कोई ट्यूब नहीं है, तो वो डायरेक्टली अपना सिक्रीशंस कहां पर दे रहा है, ब्लड में दे रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली अपना सिक्रीशंस कहां पर दे रहा है, ब्लड में। यह है ब्लड, ब्लड में वो डायरेक्टली अपना सिक्रीशंस दे रहा है, यानी कि उसमें कोई ट्यूब नहीं है, यहां पर ट्यूब है, यहां पर ट्यूब नहीं है, तो इसको बोलेंगे विदाउट ट्यूब। हम यहां पर लिख देंगे विदाउट ट्यूब। एंडो का मतलब है विदाउट ट्यूब, जो ट्यूब के बिना अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में दे देता है, उसको एंडोक्राइन बोलेंगे। अब इसको जो है एंडोक्राइन एक्सोक्राइन हम और भी अच्छे से जो है एंडोक्राइन वाले सिस्टम में समझ लेंगे, हमारे पास चैप्टर है 10th क्लास में, ठीक है ना। पर हम पहले इसके बारे में बात कर देते हैं कि एक्सोक्राइन क्या फंक्शंस करता है, पैनक्रियाज, और एंडोक्राइन क्या फंक्शंस करता है। तो एक्सोक्राइन सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्सोक्राइन फंक्शन जो होता है बेटा, ये एक्सोक्राइन सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस।
इट सिक्रीट, हम बोलेंगे इट सिक्रीट पैनक्रियाटिक, इट सिक्रीट अ पैनक्रियाटिक जूस, है ना। ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है और ये पैनक्रियाटिक जूस, इस पैनक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला एंजाइम जो है, पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं, हैविंग 2 एंजाइम्स, इस तरह से हम लिखेंगे हैविंग, इसमें जो है 2 एंजाइम होते हैं, हैविंग 2 एंजाइम, 2 एंजाइम। अब वो 2 एंजाइम कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहला हम बात कर लेते हैं किसकी, ट्रिप्सिन। यहां पर जो है ट्रिप्सिन सबसे पहला एंजाइम है। वो ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा, यहां पर वो ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टर होता है। हम बोलेंगे यहां पर ये प्रोटीन डाइजेस्टर है, प्रोटीन डाइजेस्टर, यानी प्रोटीन का क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्टर, प्रोटीन डाइजेस्टर है ये यहां पर। और दूसरा, यानी प्रोटीन को किस तरह से डाइजेस्ट कर रहा है, हम बोल रहे हैं कि ये जो है हम बोल रहे हैं ये प्रोटीन है, मान लीजिए ये प्रोटीन है, और यहां पर इस प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करा, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में, किसने, ट्रिप्सिन ने। अब हमने 2 चीजें पढ़ ली हैं, ठीक। एक तो स्टमक में पेप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था, अब जो है ये ट्रिप्सिन भी किसका डाइजेशन कर रहा है, प्रोटीन का, ठीक है ना। पर ये ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज। अब लाइपेज क्या कर रहा है, लाइपेज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। हम सिंपल यहां पर इस तरह से लिख लेंगे, हमने भी समझा इमल्सिफिकेशन, पिछले लेक्चर में हमने समझा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, है ना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक। तो ये चीजें जो है यहां पर ये करवाता है ये पैनक्रियाटिक जूस, है ना, इट सिक्रीट जूस, और उस जूस का नाम है बेटा, उस जूस का नाम हम बोलेंगे पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। यहां पर इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, है ना। ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, इसको इंपॉर्टेंट हम कर लेंगे स्टार लगा के। पैनक्रियाटिक जूस में जो है 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, लाइपेज जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इससे पहले भी हमने पढ़ लिया कि जो है प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में भी होता है, स्टमक में क्या पेप्सिन एंजाइम करता है, और यहाँ पर लाइपेज जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर रहा है। इससे पहले भी हमने पढ़ लिया है कि भाई फैट का जो है इमल्सिफिकेशन जो है बाइल जूस भी करता है ना। तो ये जो चीज है ट्रिप्सिन और लाइपेज जो है ये पैनक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और वो पैनक्रियाटिक जूस कहां पर सिक्रीट होता है, ये जो है एक्सोक्राइन वाला पोर्शंस कहां पर सिक्रीट करता है उस पैनक्रियाटिक जूस को, वो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम बोलेंगे इट सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस बात को समझ में रखना कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशंस करता है, वहीं पर जिस पैनक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये है इसका एक्सोक्राइन फंक्शंस। अब इसका एंडोक्राइन वाला फंक्शंस थोड़ा देख लेते हैं। एंडोक्राइन वाला फंक्शंस क्या होता है बेटा, एंडोक्राइन फंक्शंस में क्या होता है, इसमें 4 सेल प्रेजेंट होती है। हम बात कर लेते हैं इसकी, थोड़ा सा यहां पर पहले से अलग कर ले। हम बोलेंगे इसमें होती है 4 सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब वो 4 सेल कौन कौन सी हैं, सबसे पहली सेल की बात अगर हम करें, सबसे पहली होती है यहां पर ग्लूकागोन, ठीक है। सबसे पहला जो है यहां पर अल्फा सेल होती है जो ग्लूकागोन सिक्रीट करती है ना। दूसरी होती है यहां पर बीटा सेल, यहां पर हम बोल रहे हैं दूसरी जो है बीटा सेल होती है, और तीसरी यहां पर होती है डेल्टा सेल, इस तरह से डेल्टा सेल, और चौथी यहां पर होती है बेटा ईटा सेल। ईटा सेल बोल दीजिएगा, छोटा सा ई, ईटा सेल बोल दीजिए या फिर एफ सेल बोल दीजिएगा, है ना। तो ये यहां पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये 4 सेल प्रेजेंट होती है। अब इनका फंक्शंस क्या है बेटा, ये जो है ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है अल्फा सेल सिक्रीट करता है क्या, हरे पेन से तो देखिएगा नहीं, ब्लू पेन से लिख लेते हैं। ये अल्फा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक। और बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ठीक। और डेल्टा सेल सिक्रीट करता है बेटा, यहां पर जो ग्लूकागोन हार्मोन्स है वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है बेटा, घटाता है। और डेल्टा सेल क्या सिक्रीट करता है, सोमैटोस्टेटिन, सोमैटो
अगर हम इसको बात करें सोमैटोस्टैटिन, ठीक है ना। और ये ईटा सेल सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। अब इनके थोड़ा फंक्शन समझ लेते हैं। यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं बेटा, यहां पर इसको समझना, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं जो है तुम्हें बता रहा हूं। ये जो डेल्टा सेल है, ये डेल्टा सेल अगर हम बात करें कि ये डेल्टा सेल स्टार पॉइंट हम बात करें, ये डेल्टा सेल जो है ये सिक्रीट करता है, क्या करता है, सिक्रीट करता है किसको, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स को। किसको सिक्रीट कर रहा है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स, ठीक है ना। अब वो सोमैटोस्टैटिन जैसे इस डेल्टा सेल ने सिक्रीट करा, वो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स किस पे एक्ट करेगा, किस पे एक्ट करेगा, किस पे, इन दोनों सेल पे, किस पे, अल्फा पे और बीटा पे। हम बोलेंगे उसने जो है एक्ट करा दो सेल पे, अल्फा सेल और बीटा सेल, है ना। तो अल्फा सेल क्या कर रहा है, ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, तब जाके ये जो है सिक्रीट करता है ग्लूकागोन हार्मोन्स, ग्लूकागोन हार्मोन्स, ठीक। और ये तब जाके सिक्रीट करता है क्या, इंसुलिन हार्मोन, ठीक। अब ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है बेटा, ये इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। क्या करता है ये, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। हम बोलेंगे इस तरह से एरो बना दिया, इंक्रीजेस ब्लड शुगर, नहीं, ये क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, डिक्रीजेस बड़ा कर दिया यहां पर, डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर लेवल को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और ये क्या करता है बेटा, ये ग्लूकागोन क्या करता है, इंक्रीज करता है, यहां पर एरो ऊपर को बना दिया, इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं जो डेल्टा सेल है, उसे डेल्टा सेल ने सिक्रीट करा, क्या सिक्रीट करा, हम बोलेंगे यहां पर सिक्रीशंस लिख देंगे, सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स एंड सोमैटोस्टैटिन हार्मोन एक्ट किस पे एक्ट कर रहा है, अल्फा और बीटा सेल। यानी कि हम बोलेंगे इट रेगुलेट द फंक्शंस, यानी कि हम इसमें लिख देंगे रेगुलेटेड, किसको रेगुलेट कर रहा है, ये अल्फा सेल को और बीटा सेल को, उसके फंक्शंस के लिए, ताकि वो क्या सिक्रीट करे, वो सिक्रीट, यहां पर भी सिक्रीट लिख लेते हैं, वो सिक्रीट करे क्या, अल्फा सेल सिक्रीट करे ग्लूकागोन, बीटा सेल सिक्रीट करे इंसुलिन। तो ग्लूकागोन हार्मोन्स जो है वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ठीक है ना। तो कोई शुगर वाला पेशेंट जो होता है, इसका मतलब वहां पर जो है जो जिसमें शुगर की लेवल बढ़ी हुई होती है, शुगर की मात्रा बढ़ी हुई होती है, इसका मतलब वहां पर जो है ग्लूकागोन हार्मोन्स ज्यादा है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और इंसुलिन हार्मोन्स कम है, जिसकी वजह से जो है वहां पर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। तो ऐसे शुगर वाले पेशेंट को जो है डॉक्टर क्या करते हैं, इंसुलिन वगैरह का इंजेक्शन देते हैं, आर्टिफिशियल इंसुलिन लगाते हैं, ठीक है, इंसुलिन की मेडिसिन देते हैं, ठीक, ताकि वो ब्लड शुगर लेवल क्या हो, मेंटेन करे। तो ये एक दूसरे का जो है अल्फा सेल बीटा सेल जो है एक दूसरे का हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक भी बोल सकते हैं। यानी कि ग्लूकागोन हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है और ये इंसुलिन हार्मोन जो है ब्लड शुगर लेवल को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं ये एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट है एक दूसरे के, एंटागोनिस्टिक, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, क्योंकि अगर ये बढ़ा रहा है ब्लड शुगर लेवल को तो ये घटा रहा है। तो यानी कि अगर दोनों इक्वल हो, मेंटेन हो, तभी जाके हम बोलेंगे कि वो आदमी सही है या फिर वो व्यक्ति सही है। लेकिन जिसमें अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होगा उसका शुगर ज्यादा होगा, इस तरह से, है ना। तो ये इसकी मात्रा, शुगर की मात्रा नई बॉडी में बढ़नी चाहिए, नई बॉडी में घटनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, बराबर होनी चाहिए, न्यूट्रलाइज होनी चाहिए, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं
अब हम बात कर रहे हैं बेटा, हमने डेल्टा अल्फा बीटा के बारे में तो पढ़ लिया, पर ये जो ईटा सेल है, ये ईटा सेल क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करता है। और ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बेटा, यहाँ पर इसको समझिएगा। ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस शो करता है। ये क्या करता है? इसके एक्सोक्राइन यानी कि इसके एक्सोक्राइन फंक्शंस को रेगुलेट कराता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है इट एक्टिवेट द एक्सोक्राइन फंक्शंस ऑफ पैनक्रियास, है ना। हम बोलेंगे ये क्या करेगा? इट रेगुलेट या फिर एक्टिवेट, है ना। इट रेगुलेट एक्सोक्राइन function of it regulate exocrine functions of pancreas, है ना। यानी कि अब अपने आप में देखिए बेटा कि ये 1 से 3% इतना कम परसेंट में होने के बावजूद भी ये कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है हमारे शरीर में। और साथ ही साथ जो है ये ईटा सेल जो है, ये जब इस एक्सोक्राइन फंक्शन से यानी एक्सोक्राइन को जो है एक्टिवेट करता है, तभी वो अपना एक्सोक्राइन फंक्शन शो करता है, यानी कि तभी जो है ट्रिप्सिन्स और लाइपेज सिक्रीट करता है, तभी जाके जो है वहां पर आगे जो है एक्सोक्राइन फंक्शन चलता है ना। यानी कि इतना कम परसेंट में भी ये चीज और ये चीज फिर क्या कर रहा है? इसको ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड फिर क्या कर रहा है? एक्सोक्राइन फंक्शंस को क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये कम मात्रा में तो इसका कुछ उपयोग नहीं है, ठीक है, ये ज्यादा मात्रा में तो इसका ज्यादा उपयोग है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बात क्या सिखाती है बेटा हमको? कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम अपने आप में कर रहा है। यही नहीं होता तो ये एक्सोक्राइन फंक्शंस अपना नहीं शो कर पाता, यानी कि ये चीजें सिक्रीट फिर नहीं कर पाता, है ना। तो ये समझ में आ गया बेटा, अच्छे से समझ में आ गया। हमने बोला कि जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, फिर इन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, जिसमें जो है फिर ट्रिप्सिन्स लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज जो है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इज इट क्लियर? छापो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है बेटा, इन्हीं से तुम्हारा जो है नैया पार होनी है बेटा, छाप लीजिए। अब हम देख रहे हैं बेटा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक, स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है बेटा? इस स्मॉल इंटेस्टाइन हमने बोला था कि भाई ये जो है जो पूरी की पूरी गट वॉल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ये जैसे पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, सबसे जो ये वाला पोर्शन है इसका जो शी शेप का दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। तो हम बोल सकते हैं ये ड्यूडेनम जो है क्या होता है? शी शेप का होता है, ये शी शेप्ड है। दूसरी बात, ये ड्यूडेनम भी जो है बेटा सबसे जो है स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इन तीनों में से सबसे स्मॉल यही होता है, सबसे स्मॉल यही होता है। फिर जो है सबसे फिर ये पूरा का पूरा जो है इधर जो ये पूरा का पूरा जो है ये सबसे लंबा जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं जेजुनम। तो जेजुनम जो है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट यानी कि लंबा। और फिर जो है इलियम होता है, ठीक है ना, वो मीडियम ही होता है। तो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो ये पूरा का पूरा ड्यूडेनम से लेकर इलियम तक जो है पूरा का पूरा चलता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर लंबाई देखें बेटा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लॉन्गेस्ट लंबाई इसी की होती है ना। सबसे लॉन्गेस्ट यही होता है, कितना? 6 से लेकर 7 मीटर तक, है ना। 6 से लेकर 7 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। अब 6 से 7 मीटर का तो एक आदमी भी जो नहीं होगा, फिर बोलोगे कैसे होता है सर 6 से 7 मीटर के पेट में कैसे रहता है? तो ये बेटा क्वाइड स्ट्रक्चर रहता है। क्वाइड मतलब ये एक इस तरह से जो है, ये जो है इस तरह से क्वाइड रहता है, मतलब एक इधर से इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से क्वाइड, यानी लंबे में नहीं रह रहा है, ये क्वाइड फॉर्म में रह रहा है, इस तरह से, यानी इकट्ठी फॉर्म में रह रहा है। तो इस तरह से ये फिर क्या होता है, पूरा का पूरा लगभग 6 से 7 मीटर, यानी कि जो 9 मीटर की हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी उसमें से सबसे लंबा जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। यानी कि ये लंबा है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट है, फिर भी इसको स्मॉल क्यों बोल रखा है? स्मॉल इसलिए बोल रखा है बेटा क्योंकि इसकी नैरो वॉल होती है इसकी, मतलब बहुत पतली होती है, ठीक है ना, पर पतली होती है पर लंबी होती है। तो उस पतली यानी नैरो की वजह से इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रखा है। इसका वॉल्यूम भी जो है लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है, ठीक है ना। तो हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? छोटी आंत। क्या कहते हैं? छोटी आंत।
तो इस छोटी आंत के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या होता है। पहले देख लेते हैं छोटी आंत को जो है बेटा, छोटी आंत को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने जो है इस तरह से यहाँ पर छोटी आंत भी है, बोल रहे होंगे कि सर जो है हर बार जो है कुछ ना कुछ जो है लाइव दिखाते रहते हैं। ये इस तरह से बेटा ये छोटी आंत है ना, ये पूरी की पूरी छोटी आंत है, पूरी नहीं है मतलब ये है ना, ये मैंने पीसेस जो है रखे हुए हैं यहाँ पर, हमारे पास पीसेस है मेरे पास रखे हुए, ये देखो इस तरह से पीस पीस में मैंने इसको रखा हुआ है काट काट के जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस तरह से और भी पोर्शंस काफ़ी हैं, तो मैं पहले एक ही को इस तरह से तुम्हें दिखा दूं, इसका एक पीस से ही। तो ये इतनी लंबी होने के बाद देखो जो है ये छोटा सा पीस मेरे से भी जो है काफ़ी नीचे तक लंबा जा रहा है, और इतने इसमें बहुत सारे पीसेस है। अगर इसके पीसेस मैं दिखाऊं तो ये है इसके बहुत सारे पीसेस, ये हैं इसके बहुत सारे पीसेस, है ना बेटा। तो अभी और भी पीसेस पड़े हुए हैं। तो ये जो है हम बोल रहे हैं 6 से 7 मीटर में होती है। तो कैसे 6 से 7 मीटर में होती है बेटा, ये इस तरह से यहाँ पर जो है ये यूं 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 इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से यहाँ पर क्या हो रही है, ये क्वाइड फॉर्म, क्वाइड स्ट्रक्चर फॉर्म में रहती है। तो तब जो है ये इस तरह से जो है यहाँ पर एक जगह पे इस तरह से जो है आ जाती है, ठीक है ना। रियल स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, नकली नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो है 6 से 7 मीटर की होती है। लंबा तो इतना होता है लेकिन बहुत नैरो होती है, बहुत पतली होती है, तुमने देख ही लिया होगा। अब इसका थोड़ा सा फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम, इसमें डाइजेशन में इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये मैक्सिमम डाइजेस्टिव पार्ट है ना, यानी कि यहाँ पर भी गिर गया ये थोड़ा सा। हम बोल रहे हैं कि ये जो है सबसे ज्यादा डाइजेशन यहीं पर होता है, कंप्लीट डाइजेशन पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर हम बोले तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन वाला पोर्शन होता है, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन यहीं पर होता है। तो हम लिखेंगे कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस, टेक्स या फिर हम सिंपल ये लिख देंगे आगे, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन की है ना। यहीं पर जो है पूरा का पूरा डाइजेशन होता है, सारा डाइजेशन यहीं पर होता है फूड का। अब वो डाइजेशन जैसे हमने बोला कि यहीं पर जो है प्रोटीन का डाइजेशन भी होता है, किसका, प्रोटीन का डाइजेशन भी होता है। प्रोटीन का डाइजेशन किसमें, एमिनो एसिड में, है ना, एमिनो एसिड। किसकी सहायता से, ट्रिप्सिन हो गया, हमने बोला था ट्रिप्सिन जो है पेनक्रियास दे रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा हमने बात करी प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का भी यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसमें हो रहा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमने पढ़ा था सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज वगैरह में लिख लेते हैं, चलो ग्लूकोज में हो रहा है। और जो अब बात बची फैट की, तो फैट का डाइजेशन हो रहा है बेटा फैटी एसिड, है ना, फैटी एसिड प्लस एक और यहां पर होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल समझते हो ना, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन तो सुना ही होता है यार, ब्यूटी प्रोडक्ट ग्लिसरीन। तो ऐसे ही यहां पर ग्लिसरॉल का जो है बनता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये चीजें यहां पर पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से जो है कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, उसको समझाइए। तो ये कंप्लीट डाइजेशन यहां पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये रीजन ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है, यहीं पर जो है पूरा का पूरा डाइजेशन हमारे पास होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये अपने आप में ये समझ में आ गई। कुछ अगर पॉइंट तुम्हारे रह रखे होंगे, कुछ डाउट रह रखे होंगे तो वो जरूर मुझसे पूछना बेटा, ठीक। तो हम बोल रहे हैं वो जरूर जो है वीडियो के में कमेंट करके जरूर पूछना वो डाउट, तो मैं उसको जो है पूरा का पूरा तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि उसका जो है उस डाउट को क्लियर करूं। वैसे डाउट तो मैं कुछ छोड़ता नहीं बेटा, पहली बात तो ये कि डाउट तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन है, यानी कि डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। हम बोल रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है, यानी कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, सिंपलेस्ट पार्टिकल्स में, सिंपलेस्ट, ठीक है, सिंपलेस्ट पार्टिकल्स में। इज इट क्लियर, आगे समझ में छाप लीजिए। तो यहां पर हमारा डाइजेशन होता है कंप्लीट। हम आगे पढ़ेंगे बेटा एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट वाली वीडियो में एब्जॉर्प्शन पढ़ लेंगे, ठीक है ना। छापिए बेटा। लाइफ प्रोसेस में जो न्यूट्रिशन है उसके लास्ट लेक्चर की हम बात करने जा रहे हैं बेटा। तो लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन
न्यूट्रिशंस का है ना, एब्जॉर्प्शंस, एसिमिलेशंस एंड इजेशंस, इन तीनों चीजों के बारे में हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि क्या चीजें जो है एब्जॉर्प्शंस क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से होता है। तो एब्जॉर्प्शंस की अगर हम बात करें बेटा, तो एब्जॉर्प्शंस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू भी होता है और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू भी होता है। और वो एब्जॉर्प्शंस का मतलब क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स को सिलेक्ट करना है, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करना है, क्या है, एब्जॉर्प्शंस है। समझिएगा किस तरह से हम बात कर रहे हैं बेटा, कि हम बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा सा इस तरह से देख लेते हैं यहां पर बना के, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है मान लीजिए, ठीक है ना। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस तरह से क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, यूं जो है इसमें जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा विलाई। क्या कह रहे हैं, विलाई। और इन विलाई में क्या होते हैं, ब्लड वेजल्स होती है। क्या होती हैं, ब्लड वेजल्स होती है। इसमें जो है बहुत सारी ब्लड वेजल्स होती है इस विलाई में, ठीक, जो कि ब्लड सप्लाई यहां से करवाती हैं। ये विलाई में ब्लड वेजल्स होती हैं जो ब्लड सप्लाई करवाती है, ठीक। तो अब देखना बेटा कि जैसे ही यहां पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पार्टिकल्स आया, तो यहां पर क्या होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे फूड पार्टिकल्स आया तो ये विलाई क्या करेंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। फिंगर लाइक का मतलब है कि जैसे फूड पार्टिकल्स आया, ये ऐसे ऐसे करके उस फूड पार्टिकल्स को पकड़ेंगे, जैसे झपटेंगे उस फूड पार्टिकल्स पे, यानी कि उसको कैच करेगी और उस फूड पार्टिकल्स को जो है ब्लड के थ्रू जो है हर एक सेल में लेके जाएगी, है ना। यानी ब्लड वेजल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू जो है पूरे के पूरी बॉडी के हर एक सेल में सर्कुलेट करेगा बेटा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फूड का एब्जॉर्प्शंस हो रहा है। हम बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शंस हो रहा है बेटा, हम बोलेंगे यहां पर फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, फूड एब्जॉर्ब। और जो है यहां पर अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो यहां पर विलाई जो है, यहां पर विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम होती हैं, मैक्सिमम विलाई होती हैं, और कुछ बहुत विलाई जो है स्मॉल जो है लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती हैं बेटा, ठीक है ना। तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो विलाई परसेंट होती है वो वहां पर किसका एब्जॉर्प्शंस करती हैं, यहां पर ये मिनिमम अमाउंट में होती हैं, मिनिमम नंबर में होती हैं, और यहां पर ये किसका एब्जॉर्प्शंस करती है बेटा, वाटर का एब्जॉर्प्शंस करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शंस कर रही है ना, ठीक। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का ये चीजें पढ़ ली, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, है ना। तो ये तीन पोर्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जो, और स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम बात करें इसकी लंबाई की तो 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें जिसको हम बड़ी आंत भी बोलते हैं, उसकी जो लंबाई है बेटा, उसकी लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर उसकी लंबाई होती है। हम बोल रहे हैं ये बड़ी आंत है या छोटी आंत है, छोटी आंत यानी कि लंबाई में जो है ये तो बहुत ज्यादा है, फिर भी छोटी बोल रहे हैं, और बड़ी आंत लंबाई में कम है, फिर भी इसको बड़ी आंत बोल रहे हैं। तो इसको बड़ी और छोटी किस नाम पे दे रखा है बेटा, छोटी आंत में मैंने बोला, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो है लंबाई में बस लॉन्गेस्ट है, यानी कि लंबाई में लॉन्गेस्ट होने का मतलब है कि ये बहुत ही पतली है, बहुत ही नैरो ये ट्यूब है, बहुत ही नैरो जो है ये आंत है। तो नैरो होने की वजह से, बारीक होने की वजह से इसको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम दे रखा है, और इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कह रखा है। लार्ज को लार्ज इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है और ये ब्रॉड है बेटा, ठीक है ना। पहले मैं तुम लोगों को जो है इन दोनों के जो है बारे में दिखा देता हूं, यानी कि रियल दिखा देता हूं कि कौन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन कैसी होती है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा, ये जो है ये आंत जो दिखाई दे रही है ये है छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। ये है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है ये जो है। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, दूसरी अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, तो ये होती है बड़ी आंत। ये जो है बड़ी आंत होती है, ये देखो ये कितनी मोटी है, अपने आप में ये कितनी मोटी है, ये बड़ी आंत है बेटा, ठीक है। ये जो है बड़ी आंत है, ये बहुत मोटी अपने आप में, देखिएगा, ठीक। और ये जो है छोटी आंत है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इसको इस वजह से बोल रखा है क्योंकि ये नैरो है, ये क्या है, नैरो, बिल्कुल पतली सी है, इस वजह से स्मॉल बोला गया है। और ये मोटी है,
है ना, ये ब्रॉड है, इसका वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, इस वजह से इसको क्या कहा गया है, मोटी आंत कहा गया है। ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं, इनको हमने देख लिया, अब जो है हम इनको इधर रख लेते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं आगे की क्या चीज हो रहा है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम फूड यहां पर एब्जॉर्ब होता है और यहां पर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, साथ ही साथ यहां पर जो है वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन वो कम अमाउंट में होता है। यानी कि अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें, यहां पर अगर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं बेटा, तो फूड का एब्जॉर्प्शन यहां पर जो है मैक्सिमम अमाउंट में होता है, हम ये लिख लेते हैं मैक्सिमम, मतलब यहां पर एरो बना दिया, और वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है यहां पर, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है यहां पर कम अमाउंट में होगा। ऐसे ही यहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम अमाउंट में होगा और फूड का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, मिनिमम अमाउंट में होगा। ये चीज हमने यहां पर पढ़ लिया। ठीक है, दोनों में एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम स्टार पॉइंट बना के ये भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और मैक्सिमम डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है ना। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है मैक्सिमम डाइजेशन भी होता है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है बेटा, कि फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स को जो है यहां से विलाई ने एब्जॉर्ब करा, यानी कि कैच करा और उसको ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाया, और ब्लड स्ट्रीम ने उसको हर बॉडी के हर एक सेल तक, यानी कि चाहे वो ऊपर की सेल है, चाहे हाथ पांव नीचे कहीं की भी सेल है, वहां हर एक सेल तक जो है खाना पहुंचाना ब्लड के थ्रू। ठीक है, और कैप्चर कौन कर रही है, विलाई कर रही है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है यहां पर और यहां पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कैप्चर कर रहे हैं उस फूड को, जिसको हम बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शंस। तो हम बोलेंगे कि एब्जॉर्प्शंस क्या होता है। अगर एब्जॉर्प्शंस की डेफिनेशन हम लिखें तो अगर एब्जॉर्प्शंस क्या होता है, एब्जॉर्प्शंस है ना, एब्जॉर्प्शंस की डेफिनेशंस अगर हम लिखते हैं बेटा, तो एब्जॉर्प्शंस क्या होता है, एब्जॉर्प्शंस में क्या होता है भाई, कि उसको कैच कर रहा है कौन, विलाई कैच कर रही है फूड पार्टिकल्स, है ना, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को, है ना। हम बोलेंगे विलाई, और विलाई के ब्रैकेट में हम क्या लिख लेंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ब्रैकेट बना के थोड़ा इस तरह से लिख लेंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, या फिर प्रोजेक्शन हम बोल सकते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, है ना। विलाई कैप्चर्ड फूड, ब्रैकेट में न्यूट्रिएंट्स लिख लेते हैं, यानी कि फूड भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स में। फूड न्यूट्रिएंट्स कैप्चर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल एंड लार्ज intestine and reaches food in each cell of body through, किसके थ्रू जा रहा है बेटा, ब्लड, यानी कि थ्रू ब्लड, है ना। और ब्लड यानी कि सर्कुलेटरी फ्लूइड, हम बोल सकते हैं ब्लड को सर्कुलेटरी फ्लूइड बोलते हैं, सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, यानी कि वो विलाई क्या कर रही है, फूड पार्टिकल्स को पकड़ के, न्यूट्रिएंट्स को पकड़ के जो है ब्लड तक लेके जा रही है, ब्लड स्ट्रीम तक लेके जा रही है, और ब्लड जो है उसको हर एक सेल में लेके जा रहा है। उस प्रोसेस को ये हम क्या कहते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शंस कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये हमने बात इंपॉर्टेंट ध्यान रख ली। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में चलते हैं, यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शंस भी होता है। इससे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, मैक्सिमम किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन हम बोल सकते हैं ये सॉलिडिफिकेशंस कर रहा है, ये सॉलिडिफाई कर रहा है, जो वेस्ट मटेरियल है उसका क्या कर रहा है ये मतलब जो ऐसे हम बोलेंगे यहाँ पर फूड पार्टिकल्स गया,
ये फूड पार्टिकल्स यहाँ पर गया बेटा, ठीक है। तो इस फूड पार्टिकल्स में जो है, ये फूड पार्टिकल्स यहाँ पर गया, तो इस फूड पार्टिकल्स में जो वाटर कंटेंट होगा उस वाटर कंटेंट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब यानी कि अब ये इसको क्या कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर पहुंचा रहा है और यहाँ पर ये इकट्ठा होता है। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पोर्शन है बेटा, सीकम, कोलोन, रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं इसके, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। तो यहाँ पर जो है फूड का जो है पार्टिकल जैसे जा रहा है वहां पर वाटर भी प्रेजेंट है ना, पतला पतला फूड यहाँ पर, तो वाटर का सारा एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ के जो विलाई ने कर दिया। फिर वो जो है सॉलिड फॉर्म में जो है सॉलिडिफाई होके वो जो वेस्ट है वो सॉलिडिफाई होके जो है रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। यानी कि जैसे हमने रात को खाना खाया, फिर जो है सब चीजें एब्जॉर्ब हो गई, फिर रात को इकट्ठा यहाँ पर हो गया रेक्टम में। ऐसा नहीं कि अपने आप बाहर आ जाएगा, ये अपने आप बाहर क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर ये स्पिंचर प्रेजेंट होती है, एनाल स्पिंचर, ठीक है। ये इसको अपने आप बाहर नहीं आने देता, जब प्रेशर लगाया जाता है तब जाके ये एनस से बाहर आता है, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं आता। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है सॉलिडिफाई भी कर रहा है उस वेस्ट मटेरियल को, ठीक। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं इस लार्ज इंटेस्टाइन में, ये बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है यहाँ पर, मान लीजिए ये बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का नाम होता है बेटा ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये जो है हमारे अच्छे के लिए होते हैं, फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये भी जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी कि ये भी हेल्प करते हैं वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में, ठीक। और कभी कभी क्या हो जाता है बेटा, कभी कभी ये बैक्टीरिया जो है किसी कारणवश जो है अच्छे से जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो है ये विलाई जो है वाटर का अच्छे से रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, बिल्कुल पतला पतला मटेरियल जो है यहाँ से बाहर निकलेगा, वेस्ट मटेरियल यहाँ से पतला पतला बाहर निकलेगा, जिसको हम बोल सकते हैं लूज मोशन वाली कंडीशन, यानी कि पेचेस लग गए हैं ना। तो वो पतला पतला जो है मटेरियल जो निकल रहा है उसी की वजह से भाई यहाँ पर प्रॉपर जो है इस लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉपरली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है ये विलाई एंड ये ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो उस कंडीशंस में फिर क्या होता है, जो है ये सारा का सारा पानी बॉडी से बाहर निकल जाता है, तब हम बोलते हैं भाई बॉडी में जो है पानी की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इस कंडीशन में बोलता है डॉक्टर भाई ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, फिर ORS का घोल जो है पिएगा, उससे पानी की कमी जो है दूर होगी, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया, हमारे पास जो है एब्जॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एसिमिलेशंस, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन हमारे पास हो गया, नेक्स्ट है एसिमिलेशंस। एसिमिलेशंस क्या है, यानी कि जो है एब्जॉर्प्शंस में जो है फूड हर एक सेल तक गया, ठीक, ब्लड के थ्रू, तो उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शंस कहा। एसिमिलेशंस क्या होता है, एसिमिलेशंस होता है बेटा जो वो एब्जॉर्ब फूड है उस फूड से क्या करना है, सेल क्या करती है, उस फूड का ऑक्सीडेशन करती है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कोई ये सेल है हमारे पास, ठीक है, ये कोई सेल है, अब यहां पर जो है साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब सेल में क्या होता है, हमें पता है ये सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पता है ना, तुमने बचपन में भी पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है किसका, सेल का, बोलेंगे पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक। और यहां से ये एनर्जी बनाता है, यहां पर जो ये एनर्जी बनाता है, वो एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ATP की फॉर्म में, ATP है ना, ये एनर्जी जो है किस फॉर्म में बना रहा है, ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस ATP को हम क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी करेंसी बोलते हैं, किसकी, सेल की, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यानी कि एनर्जी करेंसी मतलब यानी करेंसी, यानी जब चीजें करेंसी के लिए, यानी कि पैसे के लिए जो आदमी कोई भी काम कर लेता है, जब पैसा मिलता है तभी आदमी काम करता है, कोई भी आदमी तभी काम करता है जब पैसा मिलता है। तो ऐसा ही यहाँ पर जो है बॉडी की जो सेल तभी फंक्शंस करेगा, बॉडी का ऑर्गन तभी फंक्शंस करेगा, बॉडी की टिश्यू तभी फंक्शंस करेगा जब उसको एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उस एब्जॉर्ब फूड की वजह से मिलेगी जो सेल में गया हुआ है। तो उस एब्जॉर्ब फूड यानी कि हमने बोला वो ब्लड वेजल्स जो है उस फूड को जो है, मान लीजिए वो ब्लड
वेजल्स जो है इस तरह से वहां पर ब्लड वेजल्स है और उस ब्लड वेजल्स जो है उस फूड पार्टिकल्स को जो है यहां तक लेके आई और यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुआ और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशंस। तो एसिमिलेशंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशंस ऑफ फूड takes in each cell of body and release energy, उसी को क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशंस। तो इस तरह से यहाँ पर ये एसिमिलेशंस होता है, ठीक है। इस तरह से एनर्जी मिलती है शरीर को, ऑर्गन्स को, तभी जाके ऑर्गन अपना एक पर्टिकुलर फंक्शंस करता है और बॉडी जो है पूरा का पूरा फंक्शंस करती है। लास्ट टॉपिक जो हमने यहाँ पर पढ़ना है वो लास्ट टॉपिक है बेटा यहाँ पर स्टेप न्यूट्रिशंस का, इजेशंस, ठीक है। इजेशन मतलब आउट जो है बॉडी के बाहर जो है उस वेस्ट मटेरियल को फेंकना है। जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं कि सारा का सारा वेस्ट मटेरियल यहां पर आ गया, ठीक। अब वेस्ट मटेरियल यहां पर जो आया ये अपने आप नहीं निकलेगा बाहर बेटा, ऐसे थोड़ी नहीं खाया और बिल्कुल अपने आप ही निकल रहा है, हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। हमारा कंट्रोल है इस पे, हमारे माइंड का कंट्रोल इस चीज पे है। हम जब चाहें तब जाके निकाल लें, ऐसा नहीं कि भाई हम जो है कभी भी अगर कभी भी निकाल ले, पता चल रहा वहां शादी ब्याह में जा रखे, शादी में आ गए और पता चल यहीं यहाँ वहां तो कहीं करने का साधन है ही नहीं, है ना, तो हम वहां पर इस तरह से रोक के रखते हैं, मुंह इस तरह से बनता है ऐसे। या फिर जो है कभी हम यात्रा कर ले, कभी जो है ट्रैवलिंग करें, तो जो तो पर्सनल गाड़ी से ट्रैवलिंग कर रहा है वो तो क्या है बेचारा जो है जहां मर्जी वहां जो है कर रहा है। लेकिन मान लीजिए जो है कमर्शियल व्हीकल में कोई ट्रैवल कर रहा है, जैसे बस में ट्रैवल कर रहा है, तो बस में ट्रैवल कर रहा है, आदमी को लग गई तो ऐसे दबा के बैठेगा या ऐसे दबा के, वो बताएगा नहीं किसी को शर्म के मारे कि भाई लगी पड़ी है ना, क्योंकि बस रोकनी पड़ेगी और सबको पता चल जाएगा कि इसको लगी पड़ी है। तो ये चीजें वो अपना कंट्रोल रखता है। तो वो कंट्रोल किसकी वजह से रहता है, इस एनल स्पिंचर की वजह से। ये एनल स्पिंचर जो है उसको आगे नहीं आने देती जब तक जो है पुश अप नहीं करा। वो जो ऊपर जो है आदमी जो है उसको ऊपर लाता रहता है, यानी कि यहाँ प्रेशर नहीं देता है। अगर गलती से यहाँ प्रेशर दे दिया तो फिर वहीं पर हो गया सारा का सारा वेस्ट मटेरियल वहीं से निकल गया। तो ये जो है जैसे ही फिर प्रेशर देते हैं तो उस प्रेशर देने की वजह से ये वेस्ट मटेरियल जो है यहां से बाहर निकल जाता है बेटा, एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ये वेस्ट मटेरियल हम बोल रहे हैं, ये पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल जो है एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं फीकल मटेरियल या फिर फीसेस फीकल मटेरियल, ठीक है, फीकल मटेरियल। वैसे लोकल भाषा में जो है हम ज्यादा समझते हैं, यानी कि पॉटी, इसको फीकल मटेरियल को क्या बोलेंगे बेटा, पॉटी के रूप में बाहर निकल जाता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, फीकल मटेरियल यानी कि फीसेस है ना, वेस्ट मटेरियल। तो इसी को क्या बोलेंगे बेटा, हम इजेशंस बोलेंगे। तो इजेशंस की डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे, इजेशंस की डेफिनेशंस लिखेंगे कि रिमूवल ऑफ waste material of food, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड का जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करना। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड आउट फ्रॉम बॉडी कॉट, या फिर इसी तरह से जो है उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशंस कहते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो है पूरा का पूरा जो है हमने न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट कर लिया। आया समझ में बेटा? कोई डाउट रह गया हो तो जरूर पूछना, मैं तुम्हारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई डाउट मैंने तुम्हें जो है, मैं तो पूरी कोशिश करी है तुम्हें डाउट ना बचे, लेकिन फिर भी अगर किसी के डाउट है तो वो कमेंट में लिखना और मैं जरूर इसका जवाब तुम्हें दूंगा, ठीक है बेटा। ओके, छापिएगा इसको, छापो। अगर आप एनसीईआरटी पेज नंबर 101 देखोगे तो वहां पर कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलिए क्या ये क्वेश्चंस यहां पर है।
वहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा कि ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के बीच में हमें डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है उनके बीच में। हमने न्यूट्रिशंस वाले टॉपिक में पढ़ लिया था ना पिछले लेक्चर्स में, है ना, तो वहां पर हमने पढ़ लिया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के बीच में 5-5 डिफरेंस हमने वहां पर पढ़ लिए थे एग्जांपल सहित, है ना, तो ये वहां से देख लेना, वहां से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा where do plant get each of the raw material required for photosynthesis, की मतलब प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कहां से ऑब्टेन करता है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था बेटा कि जो प्लांट है उसका जो फोटोसिंथेसिस का जो रॉ मटेरियल है वो CO2 है, ठीक, और CO2 वो कहां से एब्जॉर्ब करता है, कहां से लेता है, एटमॉस्फेयर से। हमें ये देख लिया था सनलाइट वो कहां से लेता है, सन से, वाटर वो कहां से लेता है, ये सॉइल से, रूट के थ्रू, ठीक, और क्लोरोफिल अपने आप लीफ में प्रेजेंट होता है बेटा। ये 4 रॉ मटेरियल थे। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, कि हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल होता है, और वो एसिड कौन सा होता है बेटा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने बताए थे उसके 2 रोल हैं, एक तो वो क्या कर रहा है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है और वो पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। दूसरा उसका रोल क्या है कि जो हमारे भोजन के साथ, फूड के साथ कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह आ जाते हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, तो उनको वो किल करता है। ये 2 हमने पढ़ लिए थे उसके फंक्शंस, है ना। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के फंक्शंस क्या है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या बेटा, वो न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करता है। और सबसे पहले डाइजेस्टिव एंजाइम हमने क्या पढ़ा था, माउथ में कौन सा था, वो सैलिवरी अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा था, सिंपल शुगर में उसे बदल रहा था, यानी कि ग्लूकोज यानी कि माल्टोज और ग्लूकोज में उसे कन्वर्ट कर रहा था, ठीक। दूसरा डाइजेस्टिव एंजाइम हमने कहां पर पढ़ा, स्टमक में, पेप्सिन, वो क्या कर रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन। तीसरा हमने कहां पर पढ़ा, ट्रिप्सिन्स, जो पेनक्रियास के थ्रू जा रहा है ना, ट्रिप्सिन्स, वो भी प्रोटीन का डाइजेशन। और फिर वो जो है, फिर हमने जो है ट्रिप्सिन के साथ साथ वहां पर फैट डाइजेस्टिव एंजाइम भी पढ़े। फैट डाइजेस्टिव का मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो कर रहा था बेटा, ठीक है ना। तो ये हमने वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़े, वहां पर ही देख लेना वो वीडियो में, वो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड, कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से डिजाइन कर रखी है और डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो हमने बोला था ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पर कुछ विलाई प्रेजेंट होती है, और विलाई में क्या होती है, ब्लड वेजल्स होती हैं, ठीक है, जो कि वहां से फूड को एब्जॉर्ब करती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, है ना। तो हम बोलेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि वहां से फूड को पकड़ के एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड तक लेके जाता है, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर। तो ये हमारे जो है क्वेश्चंस हो गए एनसीईआरटी के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो में जो है बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वो होगा हमारे पास रेस्पिरेशंस, क्योंकि न्यूट्रिशंस हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर रेस्पिरेशंस एंड ब्रीथिंग। चलिए